नमस्कार दोस्तों, कुछ और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे बात करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन जो है ये कोस्टल रेगुलेशन ज़ोन से रिलेटेड है और क्वेश्चन इस तरीके से है। वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ CRZ देयर इज़ नो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ आर अलाउड। सो 4 मेजर जोन में डिवाइड किया गया है कोस्टल एरिया को अंडर दिस रूल। और उन जोन में उन जोन्स में अलग अलग जो है परमिशन दी गई हैं। जैसे कि कोस्टल रेगुलेशन जोन 1 जो है इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड रूल बनाए गए हैं, बहुत कम एक्टिविटी ऐसी हैं जो इस एरिया में परमिटेड हैं। सबसे ज़्यादा छूट जो है आपका कोस्टल रेगुलेशन जोन 4 में दी गई है और सबसे हार्ड रूल जो हैं ये कोस्टल रेगुलेशन जोन 1 के लिए बनाए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। CRZ 1 में कोई भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ अलाउड नहीं हैं। रैपिड EIA, जब भी हम EIA की बात करते हैं तो EIA में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप आता है, इम्पोर्टेंट स्टेप आता है कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन ऑफ डाटा आप कितने सीज़न के लिए करते हैं, इसी के बिहाफ पे हम EIA को 2 मेजर पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। वन इज़ रैपिड EIA, सेकंड इज़ कॉम्प्रिहेंसिव EIA। अगर आपके प्रोजेक्ट के जो इम्पैक्ट हैं वो बहुत कम हैं, उस टाइम पे आप रैपिड EIA कर सकते हैं। और रैपिड EIA में जो स्टडी की जाती है, डाटा कलेक्ट किया जाता है, वो 3 मंथ यानी कि 1 सीज़न के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन बेल्ट अराउंड इंडस्ट्रीज, ये आपके ग्राउंड वाटर लीचेट के कंट्रोल में मदद करता है, गैसियस पोल्यूशन को मिटिगेट करने में मदद करता है। डेफिनेटली ये एस्थेटिकल वैल्यू भी इंक्रीज करता है। तो ग्रीन बेल्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इंडस्ट्री के अराउंड जो है ग्रीन बेल्ट होनी चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री के लिए अलग अलग नॉर्म्स जो हैं गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं कि आपका जो इंडस्ट्री किस टाइप का है, उसका एरिया कितना है, उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको ग्रीन बेल्ट जो है बनाना होगा अपनी इंडस्ट्री के चारों तरफ। तो ऑल ऑफ द अबव इस क्वेश्चन का सही आंसर है। With the reference of wetlands of India, consider the following statement। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है द कंट्रीज टोटल जोग्राफिकल एरिया अंडर द कैटेगरी ऑफ वेटलैंड्स आर रिकॉर्डेड मोर इन गुजरात एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, इन इंडिया द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ कोस्टल वेटलैंड्स लार्जर देन दैट ऑफ वेटलैंड्स, ये स्टेटमेंट जो है सही नहीं है, करेक्ट नहीं है। तो ओनली वन जो है स्टेटमेंट ये सही है। तो ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली इस क्वेश्चन का सही आंसर है। एसिडिफिकेशन ऑफ ओशंस इज इंक्रीजिंग, वाई दिस फिनोमिना ए कॉज ऑफ कंसर्न। जैसे जैसे CO2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है ओशन में, वैसे वैसे pH जो है ओशन का वो डाउन होता जा रहा है और ये प्रोसेस जो है एसिडिफिकेशन कहलाता है। एसिडिफिकेशन के वैसे तो बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं, बट इस क्वेश्चन में 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो इसमें अगर हम देखें कि ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ कैल्केरियस फाइटोप्लैंक्टन विल बी एडवर्सली अफेक्टेड, बिल्कुल सही बात है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम से जो या आप कह सकते हो कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये तो फाइटोप्लैंक्टन्स के अलावा भी, इनके जो शेल है वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, तो उन पे बहुत ही एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ कोरल रीफ्स विल बी एडवर्सली अफेक्टेड, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। कोरल रीफ्स जो हैं ये काफ़ी कलरफुल ब्यूटीफुल ऑर्गेनिज्म होते हैं, हमारे ओशन में मिलते हैं। और ये जिस एरिया में, जिस पार्ट में बेसिकली ओशन के मिलते हैं, जहाँ वो बहुत ही प्रोडक्टिव पार्ट होता है। कोरल लीव्स का जो इकोसिस्टम है आप कह सकते हैं वो बहुत ही प्रोडक्टिव इकोसिस्टम होता है। परंतु क्या हो रहा है, जैसे जैसे कि आपका एसिडिफिकेशन इंक्रीज़ हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, तो
उनका जो ग्रोथ है वो एडवर्सली इफेक्ट हो रहा है, वो कलरलेस होते जा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। सर्वाइवल ऑफ सम एनिमल दैट हैव फाइट फोटोप्लैंक्टोनिक लार्वा विल बी एडवर्सली अफेक्टेड, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो 1, 2 एंड 3 जो है ये तीनों स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन नंबर ए 1, 2 एंड 3 ओनली इस क्वेश्चन का सही आंसर है। मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट डिस्क्राइब द फॉलोइंग मेजर कैटेगरीज ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज: प्रोविजनिंग सर्विसेज, सपोर्टिंग, रेगुलेटिंग एंड प्रिजर्विंग एंड आपका कल्चरल सर्विसेज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सपोर्टिंग सर्विसेज? अगर हम देखें तो इनमें से मेंटेनेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो है ये आपका सपोर्टिंग सर्विस में आएगा। आपको बताना है कि न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड क्रॉप पोलिनेशन ये किस टाइप की सर्विस में आता है। बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है डिफरेंट एग्जाम में। यूजीसी नेट में भी ये 3 टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी जो है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड आपका क्रॉप पोलिनेशन, ये किस कैटेगरी की सर्विस है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोलूटेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन फॉर्मेशन? SO2। ये तो थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है, हालांकि वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में से होते हैं जो क्वेश्चन एसिड रेन से रिलेटेड होते हैं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपके लिए है, आपको बताना है कि इंडिया में एसिड रेन डोमिनेट क्यों नहीं है। क्या वजह है कि हमारे यहाँ पे एसिड रेन का उतना प्रभाव देखने को हमें नहीं मिलता है। The greatest threats to organism and biodiversity is habitat fragmentation, habitat loss। habitat fragmentation, habitat loss जो है सबसे बड़ी वजह है बायोडाइवर्सिटी के डिक्लाइन होने में। अगर हम डिफरेंट थ्रेट्स की बात करें, चाहे वो पोल्यूशन हो, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो, आपका इन्वेजिव स्पीशीज़ हो, पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमंस, इनमें सबसे मेजर जो वजह है जिसकी वजह से आपका पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है वो है हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन और लॉस ऑफ हैबिटेट। ब्लैक डेथ वाज वन ऑफ द मोस्ट devastating pandemic in human history that killed around 60% of Europe's population due to plague। प्लेग आपको पता ही है कि ये बहुत ही एक तेज़ी से फैलने वाली डिज़ीज़ रही है उस टाइम पे, और बहुत सारे लोगों की डेथ जो है इस डिज़ीज़ की वजह से उस टाइम पे हुई थी। 10 to 20% of world's drylands that have been degraded include savannas and shrubland। ऑप्शन नंबर 1 एंड 3, तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 1 एंड 3 ओनली। तो बच्चों, हमें पूरी उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ये PDF हमेशा की तरह हमने आपके ब्रॉडकास्ट लिस्ट व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करा दिया है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी सभी जितने भी इस सीरीज़ की वीडियोस रही हैं सभी का PDF हमने आपको ऑलरेडी फॉरवर्ड करा दिया है। आप को हम यहीं पे एक बेहतर सजेशन देना चाहेंगे कि आपका एग्ज़ाम अभी बहुत नज़दीक है। बहुत सारे बच्चे लगातार ये पूछते रहते हैं कि सर इस टाइम तैयारी कैसे करें। तो मेरा सबसे जो कॉमन सजेशन रहता है वो ये रहता है कि देखिए बहुत ज़्यादा इस टाइम पे आप इन डेप्थ नहीं पढ़ सकते 30 दिन के टाइम में, बट येस आपको PYQs की तरफ जाना चाहिए। आपको 2012 से नहीं तो 2018 से, है ना, 2018 में जब NTA ने पेपर लेना स्टार्ट किया था, अगर वहाँ से भी करोगे तो भी ठीक है, बट 12 से लेके 2023 तक के सारे PYQs जो हैं आपको एक बार ज़रूर करने चाहिए। पेपर 1 पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। पेपर 1 का सिलेबस जो है बहुत कन्फाइंड होता है, उसमें बहुत अच्छे मार्क्स जो हैं आ सकते हैं।
तो यही हमारा बेस्ट सजेशन रहेगा कि इस टाइम पे आपका मेजर जो फ़ोकस रहना चाहिए, वो इसी पे रहना चाहिए कि आप पीवाईक्यू को बेस मानते हुए अपना एक बार सारा सिलेबस जो है कवर कर लें। अ, एक और चीज़ बच्चे बार-बार पूछते रहते हैं कि सर कौन-सी यूनिट इम्पोर्टेंट है? देखिए यूनिट सारी ही इम्पोर्टेंट है। यूनिट पे बहुत ज़्यादा इस तरीके से हम डिपेंड नहीं रह सकते कि भई ये यूनिट को छोड़ देते हैं, इस यूनिट पे ज़्यादा फ़ोकस कर लेते हैं। टॉपिक्स ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं कि आप बहुत सारी टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे मोस्टली क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, है ना? तो पहले भी कई बार हम बात कर चुके हैं इस पे एंड डेफ़िनेटली जैसे ही हमें समय मिलेगा, हम जल्दी ही आपको ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में ज़रूर बताएँगे। बट ये बिल्कुल सत्य है कि अभी के लिए आप पीवाईक्यू पे फ़ोकस कीजिए, पेपर वन पे थोड़ा ज़्यादा फ़ोकस कीजिए। पेपर वन में 2008 जब से 18 से जब सेंटी ने पेपर लेना स्टार्ट किए, वहाँ से लेके अब तक के सारे सेट अगर आप लगाएँ ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो बहुत बहुत आपके लिए जो है उपयोगी यूज़फुल जो है रहेगा। सेम विथ पेपर टू। पेपर टू के चक्कर में पेपर वन को आप ऐसे इग्नोर नहीं करेंगे। लगभग 60 टू 70 क्वेश्चन अगर आप पेपर टू में सही कर लेते हैं और पेपर वन जो है आसानी से 40 के आसपास क्वेश्चन सही हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपका जीआरएफ जो है हो जाएगा। इस कम समय में यही सबसे बेस्ट तरीका है। अभी अगर आप पूरा सिलेबस लेके बैठेंगे, आप ये सोचेंगे कि भई आप जो है बहुत ज़्यादा टॉपिक कवर कर लेंगे, तो ये संभव सा नहीं लगता प्रैक्टिकली। जिसने पहले से पढ़ लिया है डेफ़िनिटली उसे तो रिवीज़न ही करना है, बट जो अभी जिसने स्टार्ट किया है वो बच्चे इस तरीके से फ़ोकस करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप बेहतर स्कोर कर पाएँगे। लगातार सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारी बेस्ट विशेज़ हमेशा आप लोगों के साथ में है, हमेशा रहेगी। गॉड ब्लेस यू। जियो बच्चों।